हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 3 और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट, सिंपल एसी सर्किट। देखो मैं समझाता हूँ क्या होता है ये। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा कि एवरेज करंट क्या होता है, आरएमएस करंट क्या होता है, या क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, एवरेज वोल्टेज क्या होता है, आरएमएस वोल्टेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होता है, और ये सब टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो ना, तो पहले उसको आप देख कर आए। अगर टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ोगे ना, क्वेश्चन मतलब लेक्चर बाय लेक्चर, तो आपको समझ पड़ेगा कि भाई चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, चैप्टर का असली फील आएगा। नहीं तो आप फॉर्मूला रट लोगे डायरेक्टली, कुछ समझ नहीं पड़ेगा आपको। इसलिए एक एक लेक्चर ध्यान से देखो और लेक्चर बाय लेक्चर देखो। पहला लेक्चर, उसके बाद ही दूसरा लेक्चर देखो, दूसरा लेक्चर देखने के बाद ही तीसरा लेक्चर देखो। ओके, तो पिछला लेक्चर जरूर से देख लें। और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो वही जो अल्टरनेटिव करंट का कॉन्सेप्ट है ना, उसको डिफरेंट सर्किट्स में अप्लाई करेंगे। एक हम रजिस्टर वाला सर्किट लेंगे, फिर इंडक्टर वाला सर्किट लेंगे, और फिर कैपेसिटर वाला सर्किट लेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम सब कुछ कंबाइन करके देखेंगे। लेकिन आज हमारा सिंपल सर्किट है, जिसके अंदर एक बार खाली रजिस्टर लेंगे, फिर कैपेसिटर, फिर इंडक्टर। ओके, और किस तरह से करंट और वोल्टेज का इक्वेशन आता है वो सब कुछ हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। और लेक्चर को हम एक बेसिक से क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं, जिसको आप पॉज करके ट्राई कर लो। ठीक है, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। मैं पिछला लेक्चर आपको रिवाइज कराने के लिए जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। क्वेश्चन सिंपल सा है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ 110 वोल्ट सप्लाई। मतलब यहाँ आपको वोल्टेज दे दिया है। अब मैंने आपको बताया था, पहले आप तो पॉज करके ट्राई करो, ठीक है, तभी आपको समझ पड़ेगा कि मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में। पहले पॉज करके ट्राई करो, उसको पॉज करो, कर लिया, ट्राई कर लिया। चलो अब करता हूँ। देखो मैंने क्या बोला है कि यहाँ पर आपको वोल्टेज दिया गया है 110 वोल्ट। तो मैंने बोला कि अगर वोल्टेज दिया हो, देखो एक्चुअली तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है एसी में, देखो यहाँ पे एसी करंट बोला है, तो एसी में एक्चुअली वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है जो हम जनरली पढ़ते हैं, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पे क्या वोल्टेज कांस्टेंट दिया है ना भाई, एक 110 वोल्ट एक कांस्टेंट वैल्यू तो है। तो भाई इस केस में ये जो वैल्यू हमको दी है ना, ये VRMS वैल्यू दी है। ठीक है, कभी क्वेश्चन में बोला नहीं हो कौन सा है, V एवरेज है कि V इंस्टेंटेनियस है, VRMS। तो जो वैल्यू दी होगी ये VRMS की होगी। ध्यान रखना, हमारी जो वैल्यू है ये VRMS की है। ओके, क्वेश्चन में बोला नहीं है ना कौन सी वैल्यू है, तो हम ध्यान रखेंगे कि VRMS है। अब VRMS से हम जो है हमको मैक्सिमम करंट निकालना है, मैक्सिमम मतलब I0 निकालना है हमको, IRMS नहीं, I0 निकालना है। तो किस तरह से प्रोसीड करेंगे, हम लिखेंगे I इक्वल टू VRMS। देखो VRMS अपॉन R, IRMS बाई VRMS, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, तो हमको उससे IRMS मिलेगा। तो VRMS क्या है 110 अपॉन रेजिस्टेंस क्या है 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये करंट आ रहा है मेरा 11 एम्पियर। लेकिन ये क्या है, मेरा IRMS करंट है, हमको चाहिए क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो IRMS और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के बीच में हम रिलेशन देखा था हमने कि IRMS इक्वल टू I0 मैक्सिमम अपॉन √2। तो यहाँ से I0 क्या हो जाएगा, IRMS इंटू √2, मतलब 11 इंटू √2 एम्पियर। तो ये हमारा करंट का आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 11 इंटू √2। अगर आपने ये मार्क किया होगा तो आपने मिस्टेक कर दिया होगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर सर्किट में वोल्टेज बताया नहीं वो क्या है वो, तो VRMS होगा, क्योंकि ये देखो कांस्टेंट वैल्यू दी है। मैंने बताया था ना आपको VRMS और IRMS कांस्टेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ओके, तो पिछला लेक्चर अगर नहीं देखा तो जरूर से देख लें, तभी आपको आज का लेक्चर समझ पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं सर्किट के अंदर। सिंपल सर्किट लेंगे, पहले प्योरली रजिस्टिव सर्किट लेंगे, फिर प्योरली इंडक्टिव, और फिर प्योरली कैपेसिटिव। और इसी कॉन्सेप्ट को हम जो इसका वेव बनाएंगे, इसका फेजर बनाएंगे और समझेंगे फेजर क्या होता है। ये सब कुछ आज लेक्चर सीखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर जो है बेसिक बनेगा हमारे पिछले आने वाले लेक्चर के लिए, क्योंकि आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, सारे सर्किट को कंबाइन करेंगे। तो आज का लेक्चर देखा हुआ बहुत जरूरी होना चाहिए। और एक बात सुन लो मेरी, आज के लेक्चर में छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, और यही तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उठा के एडवांस वाले इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जरूर से नोट कर लेना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर, तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल एसी सर्किट में, सबसे पहले हम लेते हैं प्योरली रजिस्टिव सर्किट। प्योरली लिखने मतलब है कि सर्किट के अंदर सिर्फ रजिस्टर है। ओके, अब तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो पहले मैं लेता हूँ प्योरली
रेजिस्टिव सर्किट। ओके, और इस सर्किट में हम एसी वाले सोर्स की बात करेंगे, मतलब यहाँ पे जो सोर्स रहेगा वो एसी का रहेगा। तो यहाँ पे एक रजिस्टर ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि एक सर्किट में कनेक्टेड है, और यहाँ पे मान लो देखो अल्टरनेटिव करंट रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, जैसे हम डीसी करंट बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। हमारे पास ये सर्किट है। ओके, क्लियर है। अब मान लो कि ये सर्किट के अंदर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, मान लो इसका रजिस्टर आर है, ये एसी सोर्स है हमारा, क्या है ये एसी का सोर्स है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रजिस्टर आर है, तो हम मान लेते हैं इसके अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन ड्रॉ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है। लेकिन मैं यहाँ पे किसी एक इंस्टेंट, मतलब किसी एक रैंडम टाइम की बात कर रहा हूँ। चलो मान लो एक समय ऐसा था करंट जो है पॉजिटिव था, ठीक है, चाहे नेगेटिव से करो तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। मैं मान रहा हूँ कि एट एनी इंस्टेंट, मैं मान रहा हूँ कि एट एनी इंस्टेंट the instantaneous current is I, ठीक है। और I का मैं डायरेक्शन बता दे रहा हूँ, मतलब अब चाहे कोई भी ले लो, मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ, चलो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव I यहाँ से निकल रहा है। ओके, वैसे अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन नहीं निकाल सकते, फिर से बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं सिर्फ एक डायरेक्शन मान रहा हूँ। अब चाहे उल्टा मानो तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। क्लियर बात है। तो हम करेंगे क्या, हम देखेंगे भाई किस तरह से इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। मान लो अल्टरनेटिंग सोर्स है, इसका जो वैल्यू है, इसकी जो ईएमएफ है वो V है, और V की वैल्यू आपको पता ही होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। V की वैल्यू होती है V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। V की वैल्यू क्या होती है, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम देखना चाहते हैं कि अगर V की वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पर सिंपल हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे। किरचॉफ लॉ लगाने के लिए क्या, देखो वैसे सिंपल सर्किट है, इसके अंदर हम डायरेक्टली V इक्वल टू IR कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज हम जो कॉम्बिनेशन करेंगे ना, तो हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे। हम तो हम क्या करते हैं, सबको किरचॉफ लॉ से ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किरचॉफ लॉ कहता क्या है कि समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0 अक्रॉस अ क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप। तो यहाँ से पहुँचो, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव गया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में होता है पॉजिटिव, किरचॉफ लॉ लगाने आता है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो पॉजिटिव, और यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। देखो यहाँ पे इस तरह से लगाऊंगा मैं, ओके, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट का डायरेक्शन मेरा लूप है तो माइनस IR होगा, तो V माइनस IR इक्वल टू 0। हमारा क्लोज लूप में पोटेंशियल 0 होता है। किरचॉफ लॉ तो आई थिंक सो आपको पता ही होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं कि V इक्वल टू IR, ठीक है, या तो I के टर्म में लिखा जाए तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, और जो V की वैल्यू है, V की वैल्यू क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन, देखोगे यहाँ पे तो R आ गया। V की वैल्यू क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी, तो I इक्वल टू V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी, इस तरह से आ गया है। ओके, ये जो V नॉट अपॉन R है ना, इसको हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कांस्टेंट होता है I नॉट, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी बाई V नॉट भी कांस्टेंट है। V नॉट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, V वेरिएबल इंस्टेंटेनियस, लेकिन V नॉट है मैक्सिमम, तो V नॉट अपॉन R को मैं I इंस्टेंटेनियस, सॉरी I नॉट जो कि मैक्सिमम करंट है, इंटू साइन ओमेगा टी लिख सकता हूँ। ओके, तो हम देखो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई अगर प्योरली रजिस्टिव सर्किट में अगर वोल्टेज का इक्वेशन V नॉट साइन ओमेगा टी आ रहा है, तो करंट का इक्वेशन I नॉट साइन ओमेगा टी आ रहा है। देखो ध्यान से, इसमें भी साइन ओमेगा टी, इसमें भी साइन ओमेगा टी, मतलब क्या है, दोनों सर्किट का जो फेज डिफरेंस है ना वो 0 है। ये मैं समझाता हूँ कि फेज डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो आपने सर्किट में पढ़ा होगा, चलो मैं थोड़ा बहुत सिखा देता हूँ आपको। फेज डिफरेंस वाली थोड़ी बहुत कहानी दिखाऊंगा, उसके बाद फेजर भी ड्रॉ करेंगे, हम वेव डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, सब कुछ करेंगे। पहले फेज डिफरेंस वाली कहानी समझा देता हूँ। देखो मान लो हमने, अगर हम ड्रॉ करें, अगर मैं A इक्वल टू एक रैंडम की सिचुएशन ले रहा हूँ, A इक्वल टू A नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, पर देखो कि t इक्वल टू 0 पे 0 है, तो साइन का ग्राफ को इस तरह से आता है, ठीक है। उस हिसाब से अगर कॉस का ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो कॉस का ग्राफ ड्रॉ करूँ, जैसे मान लो A इक्वल टू A नॉट कॉस ओमेगा टी लिखा है,
तो जो कॉस का ग्राफ होता है ना, ये कुछ इस तरह से आता है भाई। टी इक्वल टू 0 पर ए नॉट मैक्सिमम होगा और कॉस का ग्राफ मैक्सिमम स्टार्ट होगा और इस तरह से एक साइकिल उसका कंप्लीट होगा। यहाँ पे मान लो ये मेरा पाई है और ये मेरा 2 पाई है, तो हाफ साइकिल उसका पाई में कंप्लीट होगा और मैक्सिमम उसका हो जाएगा 2 पाई में। देखो टी इक्वल टू 0 पर उसका मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो है ए नॉट। ठीक है, मैं किसी भी एक रैंडम सिचुएशन, मतलब कोई भी एक वेरिएबल हो, ये मान लो मेरा ए नॉट है, तो ये मेरा साइन का ग्राफ है, मेरा कॉस का ग्राफ है, लेकिन ये सिंपल ग्राफ है भाई। देखो ध्यान से देखो दोनों, मतलब ये ग्राफ देखो 0 से स्टार्ट कर रहा है ना, मतलब टी इक्वल टू 0 पर ग्राफ कोई फेज डिफरेंस नहीं है, हमेशा 0 से स्टार्ट कर रहा है। वैसे ये ग्राफ इसका मैक्सिमम वैल्यू है ये, तो ये इसी स्टार्ट करेगा हमेशा और इस तरह से। लेकिन ग्राफ में कोई फेज हो तो फेज मतलब भाई इनिशियली कुछ पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लो ऐसा कुछ दे दूँ मैं, यहाँ पे ये इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा। अब देखो ध्यान से, ये तो आप समझे सिंपल सर्किट क्या होती है। अब मान लो मैं इस तरह से लिखता हूं इक्वेशन को कि a इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आपने ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, तो इसमें जो फाई होता है ना, फाई ये क्या दिखाता है, फाई क्या दिखाता है, यहाँ पे लिख लो, फाई इज द इनिशियल फेज, फाई इज द इनिशियल फेज, कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, अगर मैं t इक्वल टू 0 पुट करूँ ना, तो अभी भी साइन फाई कुछ ना कुछ आ रहा है। मतलब फाई जो है t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का इनिशियल फेज कैसा है। जैसे मान लो एग्जांपल मैं बोल दूँ, पाई की वैल्यू एग्जांपल दे दूँ कि यहाँ पे फाई की वैल्यू एग्जांपल के लिए मान लो पाई/3 है। एग्जांपल के लिए पाई की वैल्यू, सॉरी इसकी वैल्यू क्या है, पाई/3। मतलब पार्टिकल इनिशियली, मतलब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल पहले से ही पाई/3 पे है, ये पहले से ही पाई/3 जितना चल चुका है। जैसे पाई/2 माना जाए, चलो एकदम एक काम करता हूँ, चलो पाई/3 मान लिया, तो यहाँ पर आप ग्राफ ड्रॉ करूँगा ना साइन का, तो अब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल 0 पर नहीं है, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल पास इनिशियली पहले से कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर यहाँ से स्टार्ट करके कुछ यहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके पास वैल्यू है ही ना, पार्टिकल जो है फिर यहाँ पर स्टार्ट करेगा और कुछ टाइम बाद पार्टिकल 0 होगा, फिर इस तरह से उसका ग्राफ कंटिन्यू करेगा। बात क्लियर है भाई। अगर ये नहीं दिया होता फाई, तो पार्टिकल 0 से स्टार्ट करता, लेकिन कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज उसके बाद पहले से कुछ ना कुछ फेज है। देखोगे ध्यान से, इसकी वैल्यू जो है 0 कहाँ पे आएगी, इधर इस तरह से, मतलब पार्टिकल जो है कुछ यहाँ से मतलब स्टार्टिंग होगा उसका, और ऐसा कुछ ग्राफ निकला होगा उसका। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ ग्राफ समझ रहे हो ना, t इक्वल टू 0 पर, तो इस तरह से उसकी कहानी स्टार्ट होती है। बात क्लियर है आपको। तो वही जैसे मान लो, देखो हमारा फुल फेस होता है, देखो ये हमारा पूरा पाई होता है, तो मान लो पाई/2 होगा तो पार्टिकल यहाँ पे होगा, पाई/3 होगा। ठीक है, पाई/3 होगा, मतलब कुछ, मतलब यहाँ पे देखो जैसे कि ये 0 है, ये 45 है, 60, मतलब कुछ यहाँ पे, मतलब पार्टिकल देखो ऐसे, समझ रहे हो, इस तरह से ग्राफ होगा कुछ ऐसे। और इसका जो एंडिंग मोड़ो देखो, पीछे इतना वो पहले से फैल होगा, इस तरह से कुछ होगा इसकी कहानी। ओके, समझ रहे हो, मतलब पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ पहले से इनिशियल फेज है। तो ये जो फाई होता है ना, इसको हम बोलते हैं फेज, क्या बोलते हैं इसको हम, फेज डिफरेंस या फेज बोलते हैं, इनिशियल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल फेज। ओमेगा टी क्या बताता है, ओमेगा टी कि पार्टिकल का कितना, जैसे देखो साइन ओमेगा टी, पार्टिकल कितना थीटा से मूव किया है ये दिखाता है, और फाई दिखाता है पार्टिकल का इनिशियल फेज। बात क्लियर है इतनी। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ग्राफ लिखो ए नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, तो फाई दिखाएगा पार्टिकल का इनिशियल फेज। तो यहाँ पे देखो आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट कॉस, और ये जो दिखाता है ना हमको, ये होता है पार्टिकल का फेज। ये टोटल होगा पार्टिकल का फेज, ओमेगा टी प्लस फाई टोटल होता है पार्टिकल का फेज, और फाई होता है इनिशियल फेज। अब जैसे देख लो यहाँ पे कि v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो ध्यान से देखो, इसका फेस ओमेगा टी है और इसका भी फेस ओमेगा टी है। ठीक है, मतलब दोनों का फेस जो है सेम है। तो इन दोनों बीच में फेस डिफरेंस क्या है, मतलब फेस डिफरेंस क्या है, 0 है। क्या है इन दोनों बीच में, चलो इसको मैं रफ करके थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। आपने करंट का इक्वेशन देख लिया है ना, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई इक्वल टू लिख रहा हूँ मैं वी नॉट, हमने वी नॉट बाई आर लिखा था ना, सॉरी आई इक्वल टू वी बाई आर लिखा था हमने, या आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर।
हाँ, आई इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, इस तरह से लिखा था हमने, और इसको हमने रिप्लेस किया था आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो आप देख रहे हो ध्यान से, इसका भी सेम फेस है, इसका भी सेम फेस है, तो इन दोनों बिटवीन जो फेस डिफरेंस है ना वो जीरो है। फेस डिफरेंस क्या है? जीरो है। बात क्लियर? भाई फेस डिफरेंस क्या होगा? ओमेगा टी, इसका भी ओमेगा टी, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इक्वल टू जीरो। बात क्लियर है ना? अब देखो समझो, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए ना तो ग्राफ किस तरह से आएगा। यहाँ पर इसका वेव ग्राफ ड्रॉ करो, देखो ध्यान से, ये मेरा वेव ग्राफ। ओके, ये मेरा मान लो आई है और ये मेरा मान लो टाइम टी है। ठीक है, यहाँ पे आई भी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, वी भी ड्रॉ कर रहा हूँ, आई और वी दोनों ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले मैं वी ड्रॉ करूँ, तो वी देखो वी नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब साइन का ग्राफ आएगा इसका, तो वी का ग्राफ मान लो ऐसा है कुछ। ठीक है, मान लो वी का ग्राफ कुछ साइन वाला ग्राफ आया, कुछ इस तरह से आया है। बात क्लियर है? ये मेरा पाई है और ये मेरा 2 पाई है। देखो हाफ साइकिल और पूरा साइकिल। भाई देखो साइन ओमेगा टी, टी इक्वल टू 0 पर 0 है, यहाँ पर भी टी इक्वल टू 0 पर 0 होगा। लेकिन देखो आई नॉट की वैल्यू क्या है? वी नॉट बाई आर। हाँ, अगर मान ले रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ पॉजिटिव है तो वी नॉट बाई आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन, मतलब लेस देन 1 आएगी। भाई अगर वैल्यू आर ग्रेटर देन 1 है, रेजिस्टेंस वैल्यू नॉर्मल केस में ग्रेटर देन 1 होती है, तो मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 1 है, तो ये आई नॉट की जो वैल्यू है हमेशा वी नॉट से कम आएगी। देखो वी नॉट, देखो आई नॉट की वैल्यू हमेशा वी नॉट से कम आएगी, क्योंकि वी नॉट को हम आर से डिवाइड कर रहे हैं तब हमारा आई नॉट आ रहा है। मतलब यहाँ पे आई की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना वो वी की मैक्सिमम, ये जो मेरा वी नॉट है, ये क्या है? मेरा वी नॉट। ठीक है, वी का ग्राफ है। चलो आई का ग्राफ मैं अगर ब्लैक पेन से ड्रॉ करूँ, देखो आई का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। देखो फेस तो दोनों का सेम है, मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे, लेकिन आई की जो पीक वैल्यू आ रही है ना वो थोड़ी कम आएगी, मतलब इस तरह से, इस तरह से। ये इसकी आई की पीक वैल्यू जो कि है आई नॉट। और ध्यान देखो, जब वोल्टेज जीरो है तब करंट जीरो है, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो ये करंट भी मैक्सिमम, इस समय ये भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, दोनों मैक्सिमम साथ में हो रहे हैं। ये जब नेगेटिव में मैक्सिमम है तो करंट भी नेगेटिव में मैक्सिमम है, ये जीरो है तो वापस ये भी जीरो हो गया। मतलब जब वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है तब करंट मैक्सिमम हो रहा है, जब वोल्टेज जीरो तो ये जीरो, दोनों का फेस सेम है। तो इस तरह से उसको ग्राफ ड्रॉ किया था, इस तरह से, जब ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है। क्लियर है? इसका मैग्नेट, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड छोटा क्यों है भाई? क्योंकि वी नॉट बाई आर, आर ग्रेटर देन 1 होगा तो हमेशा वी नॉट बाई आर की वैल्यू, आई मतलब आई नॉट की वैल्यू वी नॉट बाई आर, वी नॉट से कम ही आएगी, इसलिए जो है हमने इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया। लेकिन आज का मेरा मेन कॉन्सेप्ट सिखाने का जो कि होता है फेजर डायग्राम। इसी चीज़ को हम फेजर डायग्राम के तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो हम सीखते हैं किस तरह से होता है। हम क्या सीखते हैं? फेजर डायग्राम। अब ये वेव डायग्राम समझ गए, ये उसको बोलते हैं वेव डायग्राम। मतलब भाई इसको हमने वेव से ड्रॉ कर दिया, अब इसी चीज़ को हम फेजर डायग्राम में समझते हैं। तो फेजर डायग्राम होता क्या है? पहले फेजर मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखो फेजर क्या होता है, या तो इसको भी रिप्लेस कर देते हैं भाई, अब सर्किट तरफ कर देते हैं, आपको इसको समझ पड़ गया हो तो यहीं से शुरुआत करता हूं मैं और आपको सिखाता हूं। चलो सिखाता हूं फेजर क्या होता है। ठीक है, फेजर डायग्राम। तो लिख लो फेजर क्या होता है। फेजर इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर। भाई कुछ नहीं है भाई, ये जो अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज है ना, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर, इसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्लियर है? देखो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मान लो। अब देखो यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं फेजर। क्या ड्रॉ करूंगा? फेजर। आपको दो बात ध्यान रख लो यहाँ पे कि जो द लेंथ, जैसे यहाँ पर ड्रॉ करो, देखो यहाँ पे इस तरह से, तो मैं मान लो वी का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये मेरा वी नॉट है, वी नॉट है। तो यहाँ पे लिख दो, पॉइंट लिख दो, द लेंथ ऑफ द फेजर मतलब इसका कितना लेंथ है,
डिनोट्स द पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, और भी कोई क्वांटिटी हो तो उसका भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो अभी हम करंट और वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो मान लेता हूं कि जो लेंथ ऑफ द फेजर है, मतलब फेजर कितना लेंथ है वो हमको दिखाएगा कि पीक वैल्यू क्या है करंट की या वोल्टेज की। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिख दो, इट्स प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस विल सो इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब करंट या वोल्टेज हो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएगा वो। बात क्लियर है? तो देखो जैसे मान लिया अभी मैं वी नॉट ड्रॉ करूँ, इतना बड़ा मैं ड्रॉ किया, मतलब ये वी नॉट का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये वी नॉट का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और इसका प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस, मतलब इस तरह से वाई एक्सिस प्रोजेक्शन लो ध्यान से। जैसे यहाँ पर लाइट डालो तो क्या दिखेगा, इसका ये प्रोजेक्शन है, देखो ध्यान से। अब मान लेते हैं कि जो वी नॉट है ना, इसे जो है ये थीटा एंगल रोटेट कर चुका, मतलब थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, तो मान लो ओमेगा टी रोटेट कर चुका है, क्योंकि ये बिकॉज एंटी क्लॉक रोटेटिंग वेक्टर है ना, तो जो वी नॉट है मान लो ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इतना रोटेट कर चुका है। इसका देखो ये होगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी और ये होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका ये जो लेंथ होगा ये क्या होगा मेरा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप देख रहे हो मैक्सिमम वैल्यू का प्रोजेक्शन अगर मैं वाई एक्सिस पर ले रहा हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो मैक्सिमम वैल्यू का प्रोजेक्शन अगर मैं वाई एक्सिस पर लेता हूँ तो हमको दिखा रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। v इक्वल टू क्या था, v इक्वल टू था मेरा वी नॉट साइन ओमेगा टी, और i इक्वल टू क्या था, i इक्वल टू था आई नॉट साइन ओमेगा टी फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो ध्यान से देखो भाई, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो और हमने बताया था कि जो आई नॉट का मैग्नीट्यूड है और वी नॉट के मैग्नीट्यूड से कुछ छोटा है, तो और बिकॉज आई नॉट और वी नॉट सेम फेज में है तो हम आई नॉट को भी यहाँ पर ही ड्रॉ करूंगा सेम फेज, मतलब सेम एंगल पर। देखो सेम फेज मतलब सेम एंगल पर, इनिशियली भी सेम एंगल पर, बाद में भी, और उसको मैं आई नॉट ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं देखो मैं आई नॉट की वैल्यू हमेशा जनरली कम होगी, वैसे r लेस देन 1 भी हो सकता है, लेकिन हमने एक जनरल केस की बात की है कि भाई चलो r ग्रेटर देन 1 है तो आई नॉट की वैल्यू हमेशा वी नॉट से कम होगी, और इसका प्रोजेक्शन लूंगा ना आई एक्सिस पर, तो देखो ध्यान से आई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। तो वी नॉट और आई नॉट दोनों सेम फेज में है, तो हम उसको दोनों को हमने साथ में ड्रॉ कर दिया है। मान लो अगर आई नॉट जो है इससे कुछ आगे होता कुछ पीछे होता तो हम उसको आगे या कुछ पीछे ड्रॉ करते, लेकिन अभी क्या है वी नॉट और आई नॉट दोनों सेम केस में है फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इसलिए हमने इसको इस तरह से ड्रॉ किया है। फेजर डायग्राम कुछ नहीं होता है एक्चुअली, ये समझ लो वेक्टर इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये वी नॉट और आई नॉट इस तरह से रोटेट कर रहे हैं भाई कुछ एंगल पर। जैसे हमने ये देखा था ना ग्राफ कि वी नॉट और आई नॉट का ग्राफ नॉर्मली सेम आ रहा था, बस खाली पीक वैल्यू में डिफरेंस आ रही थी। तो मान लो ऐसे जैसे साइकिल, जैसे मान लो पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं ना, तो इस हिसाब से वेक्टर यहाँ पे इस तरह से रोटेट करता रहेगा। ठीक है, और जो थीटा है इक्वल टू ओमेगा टी, कितने एंगल पर है वेक्टर। ओके, बात क्लियर है। तो इस तरह से हमको फेजर ड्रॉ करना होता है। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए वी नॉट और आई नॉट दोनों सेम फेज में है, तो यहाँ पे लिखो वी नॉट एन, या तो ऐसे लिखो वी एन आई, वी नॉट नहीं, वी एन आई आर इन द सेम फेज, मतलब कोई किसी से आगे नहीं, कोई किसी से पीछे नहीं है, लेकिन ये कहानी सिर्फ होती है रजिस्टर के अंदर। ओके, और यहाँ पे जो आई नॉट की वैल्यू है वी नॉट बाई आर है। क्लियर है? तो थोड़ा से आगे बढ़े हम। तो ये तो बात होगी रजिस्टर की। अब हम बात करते हैं इंडक्टर की। रजिस्टर की कहानी तो इजी थी, अब जो हम सीखेंगे कहानी इंडक्टर की सीखेंगे। तो फेजर डायग्राम उसका भी ड्रॉ करेंगे, हम सब कुछ करेंगे जैसे हमने रजिस्टर के लिए किया उसी तरह से हम करेंगे इंडक्टर के लिए। हम सबका देखना चाहते हैं कि भाई वोल्टेज वेरी कर रहा है तो करंट किस तरह से वेरी कर रहा है, बस यही कहानी हम देखना चाहते हैं। क्लियर है बात? तो आगे बढ़ते हैं हम सेकंड सर्किट, जो कि अब इंपॉर्टेंट आ रहा है हमारा प्योरली इंडक्टिव सर्किट।
प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ओके, तो इसको शुरू करते हैं हम। प्योरली इंडक्टिव सर्किट मतलब एक सर्किट होगा जिसके अंदर सिर्फ इंडक्टर होगा। वैसे इंडक्टर का हमेशा कुछ ना कोई रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम अभी मान रहे हैं चलो कि एक सर्किट है जिसके अंदर सिर्फ प्योरली इंडक्टर है, उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक ईएमएफ मतलब सॉरी अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगाया जिसका V की वैल्यू है V0 sin ओमेगा टी, ठीक है। देखो एक बात मेरी सुन लो, जरूरी नहीं कि हमेशा V की वैल्यू V0 sin ओमेगा टी है, जरूरी ये नहीं है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग I की वैल्यू कितनी है ना, वो हम देखना चाहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल केस लिया भाई साइन ओमेगा, इसको मैं 0 पे मतलब इसका रेफरेंस पॉइंट में 0 पे ले रहा हूँ। उसके कंपैरिजन में I कितना दूर है, I कितना नज़दीक है, इसलिए हम देखना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा V = V0 sin ओमेगा टी हो, ये जरूरी नहीं है। क्लियर है बात। और यहाँ पर इंडक्टर इसका L है, ये मतलब इसका इंडक्टेंस जो है L है। तो इसमें भी वही मानूंगा भाई, एक इंस्टेंटेनियस करंट है। मान लेते हैं इसके अंदर जो करंट है इंक्रीजिंग है, क्योंकि भाई इंडक्टर को यूज़ करने के लिए करंट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना जरूरी है। तो मान लेते हैं कि लेट एट एनी इंस्टेंट, वैसे आप डिक्रीजिंग मानो तो भी डायरेक्शन सेम ही आएगा, तो भी आंसर आपका सेम आएगा, क्योंकि आप डिक्रीजिंग मानोगे तो di/dt की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो वो सब कहानी जो है उसमें मैनेज हो जाती है। तो आप चाहे इंक्रीजिंग मानो चाहे डिक्रीजिंग मानो, हम उसका जो आंसर आएगा फाइनली वो सेम आएगा। बात क्लियर है ना। तो लेट एट एनी इंस्टेंट द करंट इज इंक्रीजिंग, द करंट इज इंक्रीजिंग। मान लो करंट इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पहुंचा, तो इंडक्टर क्या करता है आपको पता ही है। इंडक्टर क्या करता है, अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। चैप्टर नंबर 6 में हमने सीखा है। तो उसके लिए क्या करेगा, ऐसा यहाँ पे बैटरी की पोलैरिटी बनाएगा जिससे इंड्यूस्ड करंट निकले। देखो इस तरह की बैटरी पोलैरिटी बनाएगा वो, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट इस तरह से निकलेगा, तो देखो इसको अपोज करेगा, है ना। हमेशा अपोजिंग वाला निकालता है। तो इंड्यूस्ड करंट इस तरह से निकाला, देखो ये एग्जिस्टिंग करंट को अपोज कर रहा है, ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। इसलिए यहाँ पे अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो बैटरी की पोलैरिटी कुछ इस तरह से वो बना लेता है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, जिससे इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे निकले और एग्जिस्टिंग करंट को वो अपोज कर रहा है। यही इंडक्टर की प्रॉपर्टी है भाई। अगर यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रही होती तो उल्टा बनाता है इंड्यूस्ड करंट, जिससे कि एग्जिस्टिंग करंट को सपोर्ट करे। इंक्रीज होगा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज होगा तो इंक्रीज करेगा, जो हो रहा है उसको अपोज करेगा वो। तो यहाँ पर V0 की वैल्यू ये है। तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसका अगर मैं इसके अंदर किरचॉफ लॉ लगाऊं, अगर मैं क्लोज लूप के अंदर किरचॉफ लॉ लगाऊं, तो मान लो देखो करंट यहाँ से निकल रहा है ना, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव तो हो जाएगा। देखो समेशन ऑफ डेल्टा V = 0 होगा, तो माइनस से प्लस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा V। और यहाँ पे देखो प्लस से माइनस जाऊंगा तो हो जाएगा माइनस L di/dt। अब आप बोलोगे कि इंडक्टेंस की वैल्यू -L di/dt आता है, आपने यहाँ पर डायरेक्शन कंसीडर नहीं किया। तो भाई डायरेक्शन तो मैंने पहले ही मान लिया ना कि भाई इंक्रीजिंग है, तो मैंने इस तरह से पोलैरिटी डायरेक्शन देख के ही बनाया है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको और माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो -L di/dt = हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, V = L di/dt। तो यहाँ से अगर मैं di/dt वैल्यू लिखूँ ना, di/dt वैल्यू लिखूंगा तो हो जाएगा V/L। तो हमको तो भाई di/dt वैल्यू मतलब करंट किस तरह से चेंज कर रहा है उसकी वैल्यू मिली है, लेकिन हमको तो चाहते हैं करंट की वैल्यू मिले, करंट कितना है। ठीक है। तो यहाँ से इससे क्या लिख सकता हूँ कि di = V/L × dt लिख सकता हूँ ना। और यहाँ V जो है उसकी वैल्यू है भाई अल्टरनेटिंग है, इसकी वैल्यू है V0 sin ओमेगा टी। तो यहाँ फर्दर लिखूंगा मैं, चलो इसकी जगह लिख देता हूँ V0 sin ओमेगा टी × dt। ओके, sin ओमेगा टी × dt। लेकिन डी आई हमसे आई फाइंड करना चाहते हैं। आई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से। बात क्लियर है। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई, डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई। अच्छा आप बोलोगे मैंने यहाँ पे लिमिट्स को नहीं पुट किया। भाई लिमिट इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि
आप लिमिट्स क्या पुट करोगे बताओ। यहाँ पे करंट की कहानी तो हो नहीं रही जैसे हम वो आर सर्किट में पढ़ रहे थे, वो यहाँ करंट जीरो से लेके मैक्सिमम होगा। यहाँ पे तो क्या है, करंट हर समय चेंज कर रहा है, तो जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो मैक्सिमम जीरो, कौन सी लिमिट पुट करोगे आप। इसलिए यहाँ पर मैं लिमिट नहीं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पर लिमिट्स नहीं पुट कर रहा हूँ। इसलिए ये जो इंटीग्रेशन होगा ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन होगा। क्यों, रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाई यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट है ना, करंट कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी भी नेगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो अगर मैं लिमिट्स पुट करूँगा तो कौन से लिमिट्स पुट करूँ, कहाँ से कहाँ तक, इसलिए यहाँ पर मैं लिमिट्स नहीं पुट कर रहा हूँ और इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो वी नॉट बाई एल है कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। तो भाई अगर तो आप मैथ्स स्टूडेंट हो जानते होगे कि जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं जिसकी लिमिट्स नहीं पुट कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा प्लस सी करके आता है, पता है कि नहीं पता है, इंटीग्रेशन देख लो जाके। बस जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं इनडेफिनेट, तो अगर इनडेफिनेट होता है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा प्लस सी मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, क्योंकि हम इनडेफिनेट लिमिट्स नहीं पुट कर रहे हैं उसका, ठीक है। बात क्लियर है। तो वी नॉट बाई एल तो क्या होगा, देखो इसका इंटीग्रेशन वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कोफिशिएंट ओमेगा, तो ओमेगा नीचे आ जाएगा, और प्लस सी। ये जो प्लस सी वाला कॉन्सेप्ट है ना, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसको स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर इसको कर देते हैं और बच्चे पकड़ नहीं पाते कि भाई यहाँ पर क्या किया, क्या ये सी कैसे निकल गया यहाँ पर। लेकिन कोई बच्चे होते हैं इनका डाउट आ जाता है कि भाई सी कहाँ से आता है ये, तो भाई सी समझा देते हैं कहाँ पे आता है। तो हमारी जो इक्वेशन आ गई वो समझ लो आप कि आई इक्वल टू इक्वेशन आई है हमारी वी नॉट बाई एल, और यहाँ पे देखो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, जिसको फर्दर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ मैं, आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और यहाँ पे आ रहा है कॉस ओमेगा टी प्लस सी, ये आ रहा है ना। अब हम बताते हैं सी कहाँ जाता है और सी की वैल्यू कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट इग्नोर क्यों कर देते हैं, क्योंकि उसको समझाना भाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। मैं बता देता हूँ क्या होता है। अब देखो आप समझोगे, जो सी की वैल्यू मैं यहाँ पर ढूंढना चाहता हूँ, आई एवरेज की वैल्यू क्या ढूंढना चाहता हूँ कि भाई आई फुल साइकिल के लिए आई एवरेज क्या है, मैं सी की वैल्यू यहाँ पर निकालना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं फुल साइकिल का आई एवरेज ढूंढूंगा, आई एवरेज फॉर फुल साइकिल, ठीक है। मतलब एवरेज ढूंढने के लिए क्या करते हैं भाई, ऊपर एवरेज वाला लगा दो, तो भाई इस तरह से हो जाएगा माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से चलो इसको एवरेज लगा दिया, यहाँ पे एवरेज लगा दिया, ये सारे जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी का एवरेज वही आता है। तो एवरेज करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं भाई, किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालना हो तो इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी ही तो करते हैं हम, किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालना हो। लेकिन भाई हमको पता है, देखो वी नॉट बाई ओमेगा ये तो कांस्टेंट है, वी नॉट बाई ओमेगा ये तो कांस्टेंट है, और ये साइन ओमेगा टी का एवरेज अगर निकालें हम, भाई सी भी कांस्टेंट है, उसका एवरेज भी सी आएगा। लेकिन साइन ओमेगा टी का एवरेज आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक पहले ही बता दिया कि साइन ओमेगा टी का एवरेज फॉर फुल साइकिल आता है 0। तो यहाँ पे जो साइन ओमेगा टी फॉर फुल साइकिल हो जाएगा ना 0, तुम्हारा ये टर्म जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो रही है, मेरी जो आई एवरेज की वैल्यू आ रही है ना वो 0 प्लस सी आ रही है। आई एवरेज की वैल्यू क्या आ रही है, 0 प्लस सी मतलब सी। और फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट क्या होता है, हमने फाइंड किया कल के लेक्चर में। फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट क्या होता है भाई, हाफ साइकिल के लिए होता है 2 आई नॉट बाई पाई, फुल साइकिल के लिए क्या होता है 0। तो फॉर फुल साइकिल आई एवरेज इक्वल टू 0 होता है। इसलिए यहाँ पर जो सी की वैल्यू आ जाती है ना, देखो ये 0 हो गया तो सी की वैल्यू यहाँ पे हो गई 0। ये स्टेप बहुत जगह स्किप कर दिया जाता है, अब भी एक बार समझने के लिए समझ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी किसी मन में क्वेश्चन रह जाता है कि भाई सी कहाँ चला गया, उसके लिए ये स्टेप बताना बहुत ज़रूरी है। बात क्लियर है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब तो सिर्फ इतने पे आ जाओ कि भाई सी की वैल्यू 0 है, तो हम अपने नॉर्मल इक्वेशन पे आ जाते हैं। ये वाला इक्वेशन, इसके अंदर क्या है कि सी की वैल्यू 0 है, ओके।
तो ये टर्म हट जाएगा। उसको आप नोट जरूर कर लेना किस तरह से मैंने लिखा है, फिर से पीछे जाओ नोट कर लो। तो चलो यहाँ पे पहुंचे हैं कि आई इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी, आई इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट बाई ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी। ओके, अब देखो क्या कर रहा हूँ, ये वी नॉट बाई, देखो हमने जो करंट का फॉर्मूला पढ़ा उसमें क्या आ रहा था भाई, वी नॉट बाई आर आ रहा था, क्या आ रहा था, वी नॉट बाई आर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, वी नॉट बाई ओमेगा एल आ रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये जो तीनों कांस्टेंट है ना, इसको मैं आई नॉट से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, तो हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो देखो इसके अंदर दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो v का इक्वेशन था वी नॉट साइन ओमेगा टी आ रहा है, यहाँ पर क्या है कि i का इक्वेशन कॉस के टर्म में आ रहा है। तो भाई अगर हमको चेक करना है कि भाई i कितना आगे है कितना पीछे है, तो मेरे को ये इक्वेशन में किसी ना किसी तरह से साइन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। माइनस है आगे, भूलना मत, किसी ना किसी तरीके से इक्वेशन मेरे को साइन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी तो मैं इससे कंपेयर कर पाऊंगा, नहीं तो वो कॉस से साइन कंपेयर कैसे करेंगे हम, समझ पड़ेगा ना। तो इसको मैं साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे वी नॉट अपॉन ओमेगा एल है। देखो आई नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे देखो आई नॉट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। अब भाई हमेशा हमने देखा है कि आई की वैल्यू वी अपॉन आर होती है, रजिस्टर के लिए क्या होती है वी अपॉन आर। तो ये जो टर्म होता है ना, ये भी नियरली कुछ रजिस्टेंस की तरह ही होता है, नियरली कुछ रजिस्टेंस की तरह होता है, रजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर फॉर एसी करंट। एसी करंट के लिए तो हमने ढूंढना है इसको, तो इंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस जैसा कुछ क्वांटिटी होता है जो कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो इसको हम एक नया नाम देते हैं भाई, ये रजिस्टर तो रजिस्टर नहीं होता, ये रेजिस्टेंस जैसा कुछ होता है फॉर इंडक्टर्स। इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, रिएक्टेंस। ठीक है, होता रेजिस्टेंस ही है, बिकॉज करंट का फॉर्मूला क्या होता है वी नॉट अपॉन आर। तो इसका यूनिट जो होगा ना, इसका यूनिट जो होगा ओम ही होगा। यूनिट क्या होगा इसका, ओम। ओमेगा एल की यूनिट क्या होता है, ओम। तो ये जो इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, एक्सएल। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसकी वैल्यू आती है ओमेगा एल। हम चाहते हैं भाई यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस जैसे क्वांटिटी आ जाए, तो उसको मैंने बोल दिया कि इंडक्टर का वो रिएक्टेंस है, उसकी वैल्यू जो है ओमेगा इंटू एल है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ना आई नॉट, यहाँ पे देखो आई नॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस बार आई नॉट को लिख सकता हूँ मैं वी नॉट अपॉन एक्सएल। आई नॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, वी नॉट अपॉन एक्सएल, वेयर एक्सएल इज द ओमेगा एल। यहाँ पर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, ये मटेरियल की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। इसकी बात अभी हम करते हैं आगे, लेकिन पहले यहाँ पर समझ लो, इतनी समझ गए। और वी नॉट अपॉन ओमेगा इसको हमने आई नॉट एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया है, जिससे भाई कुछ ऐसा वेरिएबल टर्म बन जाए आई इक्वल टू आई नॉट जैसा। इसलिए ये पूरे क्वांटिटी है वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, उसको हमने आई नॉट बोल दिया, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब दूसरी बात देखो, समझो दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर हमारा वी का इक्वेशन जो है वो साइन के फॉर्म में, इसको भी हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आई इक्वल टू आई नॉट लिखा है, और यहाँ पर लिखा है माइनस कॉस ओमेगा टी। भाई कॉस ओमेगा टी इसको साइन में कन्वर्ट करना हो, तो हमको पता है कि भाई क्वाड्रेंट के सिस्टम में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और साइन 90 प्लस थीटा भी होता है कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे बताओ कौन सा लिखूँ, देखो साइन 90 माइनस थीटा भी होता है कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा भी होता है कॉस थीटा। लेकिन हम चाहते हैं ना, देखो एक्चुअली फॉर्म वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में है ना, तो हम चाहते हैं हमारी इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाए कि ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ आ जाए, मतलब ओमेगा टी का टर्म जो है ना वो हमारा पॉजिटिव रहे। जब आपको समझाता हूँ मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। आई इक्वल टू आई नॉट, और चलो माइनस में इधर रखता हूँ, और कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 90, देखो साइन 90 माइनस थीटा इस तरह लिख सकता हूँ, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। और अंदर साइन को देखो, माइनस साइन थीटा का क्या होता है, साइन को अंदर एंटर कर सकते हैं ना, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है ना माइनस साइन थीटा। तो माइनस को अंदर में एंटर कर सकता हूँ, तो हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई
2। क्लियर है ना? तो माइनस कॉस ओमेगा टी है ना, तो आपको साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी से आपको उसको रिप्लेस करना है। तो हमारा जो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ रहा है, देखो ध्यान से। और वी की वैल्यू क्या आ रही है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी की वैल्यू क्या आ रही है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। भाई यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी था, हमने माइनस एंटर किया अंदर, तो देखो ओमेगा टी हमारा पॉजिटिव बन गया। हम चाहते हैं भाई ये टर्म पॉजिटिव है और आगे नेगेटिव साइन भी ना रहे हैं। अगर मैं पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लिखता और माइनस एंटर करता, दोनों यहाँ पे नेगेटिव, दोनों यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाते हैं, या तो मैं नेगेटिव कॉमन निकालना पड़ता है मेरे को। मैं आप चाहता हूँ यहाँ पे भाई नेगेटिव टर्म भी ना रहे, जिससे कि मेरे को ऊपर नीचे का झंझट ना रहे भाई कि एक ऊपर जा रहा है, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो उसका ग्राफ नीचे से बनेगा, पॉजिटिव होगा तो ऊपर से बनेगा। इसलिए मैंने माइनस को भी अंदर भेज दिया। और ओवरऑल मैं चाहता हूँ कि ओमेगा टी के टर्म पॉजिटिव रहे, जिससे क्या रेफरेंस पॉइंट ओमेगा टी को क्या ले रहे हैं हम? एक रेफरेंस पॉइंट की तरह ले रहे हैं। तो भाई इन दोनों में कंपैरिजन इजी हो जाए ना, इसलिए जो है इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर? आपको मन में डाउट नहीं रहना चाहिए कि भाई पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी क्यों नहीं लिखा। वो हम लिखेंगे कैपेसिटर वाले में, क्योंकि उसके अंदर खाली कॉस ओमेगा टी का टर्म आएगा। बात क्लियर है? तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले से क्या नोट कर सकते हैं? अब दोनों का फेज देखो, इसका फेज क्या है, इसका फेज क्या है, वी नॉट का फेज क्या है, इसका फेज है ओमेगा टी, और वी का फेज क्या है? ओमेगा टी, और आई का फेज क्या है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये दोनों का फेज है ना, इसको फेज में चलो फाई लिख दूंगा, फाई ऑफ वी, और यहाँ पे फाई ऑफ आई क्या है? फेज ऑफ आई क्या है? देखो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब देखो रहे ध्यान से कि जो करंट का फेज है ना, वो वोल्टेज के फेज से माइनस पाई बाई 2 पीछे है। आपको डायग्राम समझाता हूँ, डायग्राम से आप समझोगे क्लियरली। फेजर डायग्राम ड्रॉ करूँ ना तो आप क्लियरली समझोगे। ठीक है, देखो ध्यान से, ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी भी एक एंगल है, उसमें से भी माइनस पाई बाई 2 कर रहा हूँ, तो हमारा जो है देखो ध्यान से, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। मतलब इस समय क्या हो रहा है, इंडक्टर केस में करंट जो है ना वोल्टेज से लैग कर रहा है। करंट का जो ग्राफ आ रहा है इस तरह से, वो वोल्टेज की मतलब समझ लो करंट का हमने फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ किया, अल्टरनेटिंग करंट का, या हमने उसका करंट का ग्राफ ड्रॉ किया है, और वोल्टेज का हमने ड्रॉ किया। तो करंट का देख रहे हैं, करंट लैग कर रहा है। क्या हो रहा है? लैग मतलब पीछे है। तो इन इंडक्टर या प्योरली इंडक्टिव सर्किट बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा लिखते हो यहाँ पे। चलो प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहा हूं। तो इन दिस क्या होता है, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज कितना भाई, इन दोनों माइनस करके देखो तो कितना आएगा, लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई बाई 2। ये ओमेगा टी है और ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। तो ओमेगा टी में से पाई बाई 2 माइनस हो रहा है, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है ना, तो पाई बाई 2 वो लैग कर रहा है उससे। ठीक है, किससे? करंट से। सॉरी, करंट किससे लैग कर रहा है? वोल्टेज से। इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखें तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसका, और इसके बाद हम समझेंगे कि भाई इसका मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी हम समझते हैं। ठीक है, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम ओमेगा एल का सिग्निफिकेंस समझते हैं। तो नॉर्मल ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं और फेजर भी ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? देखो, तो पहले यहां पर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं इस तरह से। इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का क्या है? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओमेगा टी को मैंने पॉजिटिव इसलिए रखा बाय कंपेरिजन में इजी रहे। क्लियर है? तो वी नॉट का ग्राफ ड्रॉ करूंगा अगर, तो मेरा चलो वी वर्सेस, मान लो ये मेरा पाई है, मेरा 2 पाई है, तो ग्राफ ड्रॉ करूंगा अगर, तो देखो v इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पर हमारा v इक्वल टू वी नॉट है, मतलब t इक्वल टू 0 पर ये 0 हो जाएगा ना, तो v की वैल्यू 0 है, तो v की वैल्यू तो कुछ इस तरह से आएगी, v की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर 0 है, t इक्वल टू पाई बाई 2 पर मैक्सिमम है, जिसकी वैल्यू है v नॉट। ओके,
और आई नॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिख लो, आई नॉट की वैल्यू है वी नॉट अपॉन एक्सएल, या तो ऐसे लिख दो कि वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। क्लियर है? तो मान लेते हैं यहाँ पे देखो ओमेगा एल की वैल्यू मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो जो आई नॉट की वैल्यू आएगी ना वी नॉट से कम आएगी, तो इसके अंदर भी जो आई नॉट की वैल्यू आ रही है वी नॉट से कम आ रही है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे अगर टी इक्वल टू 0 रख रहा हूँ, देखो ध्यान से, टी इक्वल टू 0 रख रहा हूँ ना, तो आंसर क्या आ रहा है बताओ, आई की जगह पर इसमें टी इक्वल टू 0 पुट करूँ तो क्या आ रहा है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन, ये तो 0 हो गया लेकिन -π/2 आ रहा है, मतलब कुछ इस तरह से माइनस साइन π/2 क्या होता है, मन, मतलब इस तरह से आ रहा है, मतलब नेगेटिव में मैक्सिमम है। ठीक है, माइनस देखो साइन और माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और साइन π/2 होता है 1। तो टी इक्वल टू 0 पर ना हमारा करंट माइनस आई नॉट आ रहा है, मतलब नेगेटिव में हमारा करंट कुछ है। बात क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है कि नहीं, तो टी इक्वल टू 0 पर हमारा करंट जो है नेगेटिव है। मतलब इस बार जो हमारा ग्राफ शुरू होगा ना, यहाँ पे शुरू होगा आई नॉट से, यहाँ से। ठीक है, देखो वी नॉट से कुछ कम है, देखो ये माइनस वी नॉट है, ये क्या है माइनस वी नॉट, ये क्या है माइनस आई नॉट, और यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरा, और तो ग्राफ किस तरह शुरू होगा, नेगेटिव शुरू होगा ना। देखो ध्यान से, टी इक्वल टू 0 पर ग्राफ नेगेटिव है और मैक्सिमम है, तो यहाँ पे इस तरह से ग्राफ शुरू करेगा, देखा जाए तो ये देखो, बात क्लियर है कि ग्राफ किस तरह से शुरू हुआ। चलो इसको यहाँ पे इसका तो थोड़ा जो कम है तो उसको ड्रॉ करके देखते हैं इस तरह से, ओके। और ये जो वैल्यू है हमारी, ये माइनस आई नॉट की वैल्यू है। बात क्लियर? देखो ग्राफ किस तरह से, और यहाँ पे ये देखो ये मेरा आई नॉट है, ये क्या है मेरा आई नॉट। तो अब देख रहे हो, देखो यहाँ पे देखो हमारा जो वोल्टेज का पीक है ना, ये देखो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू पहले आ रहा है, वोल्टेज का देखो टाइम है ना, तो पहले आ रहा है और बाद में करंट का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। रजिस्टर वाले केस में क्या रहा था, तो दोनों को सेम टाइम पे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो वोल्टेज का पीक पहले आ रहा है, बाद में करंट का पीक आ रहा है ना। ये करंट का ग्राफ है, ये वाला ब्लैक वाला हमारा करंट ग्राफ है, ये वाला हमारा वोल्टेज का ग्राफ है। तो वोल्टेज का पीक देखो पहले आ गया और करंट का पीक बाद में आया, इसका मतलब क्या है, करंट लैग कर रहा है ना, वोल्टेज पहले मैक्सिमम पहुंच गया, उसके बाद करंट पे आके मैक्सिमम पहुंच रहा है कुछ टाइम बाद, उसके बाद वोल्टेज मिनिमम हो गया, उसके बाद आके करंट मिनिमम हो रहा है, पहले वोल्टेज मिनिमम हुआ, बाद में करंट मिनिमम हुआ। इसलिए हमारा इसके अंदर जो करंट है वो वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, पहले वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, उसके बाद करंट आके मैक्सिमम हुआ, फिर वोल्टेज मिनिमम हुआ, उसके बाद आके 0 हुआ। ओके, तो हमारा करंट जो है वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। जिसका फेजर डायग्राम अगर ड्रॉ किया जाए, तो फेजर डायग्राम किस तरह ड्रॉ किया जाए तब समझते हैं। यहाँ पे देखो ड्रॉ करो इस तरह से, भाई v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये रहो मेरी v की वैल्यू वी नॉट। ओके, v की वैल्यू है वी नॉट, और इससे यहाँ पे ओमेगा टी एंगल पर है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, v और आई नॉट दोनों ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो v की वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा टी माइनस π/2, मतलब इससे π/2 नीचे। देखो ये हमारा वी नॉट देखो ओमेगा टी, ये हमारा ओमेगा टी है, ओमेगा टी माइनस π/2 मतलब 4th क्वाड्रेंट में आ जाएगा इस तरह से। और इसकी वैल्यू जो है वी नॉट से कुछ कम होगी इसकी एम्पलीट्यूड, भाई क्योंकि लेंथ दिखाता है ना कि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है, इसकी वैल्यू आई नॉट है, और ओमेगा टी इससे π/2 पीछे है। देखो ये है मेरा ओमेगा टी वाला, ये ओमेगा टी से π/2 पीछे, जो कि होता है 4th क्वाड्रेंट में। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसको सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करूँ ना, फेजर में नहीं, ये हमारा फेजर डायग्राम है। अगर मैं सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करूँ तो इस तरह से आप समझ सकते हो। सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करूँ तो मान लो ये हमारा करंट है और ये मेरा वोल्टेज है, देखो ध्यान से, और ये देखो 90 डिग्री एंगल। तो वोल्टेज देखो, करंट जो है वोल्टेज से π/2 पीछे है। तो इस तरह से सिंपल तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है, वी नॉट और आई नॉट दोनों सेम डायरेक्शन में, आई नॉट था उसी डायरेक्शन में वी नॉट है, और इसमें लेकिन देखो वी नॉट आगे है और आई नॉट पीछे है। तो इस तरह से का फेजर डायग्राम ड्रॉ करो, या तो सिंपल डायग्राम हम इस तरह से उसको समझ सकते हैं, लेकिन फेजर तो ये एक लिख, और ये हमारा वेव डायग्राम है। बात क्लियर है?
ध्यान रखना, जो भी वोल्टेज का फेज होगा, जरूरी नहीं कि वोल्टेज हमेशा वी नॉट साइन ओमेगा टी हो, लेकिन जो भी वोल्टेज का फेज होगा उससे पाई बाय 2 पीछे होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ पड़ेगा। एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ पड़ेगा। चलो क्वेश्चन लिखता हूं और इसको आप ट्राई करो कि एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ, यह की वैल्यू लिख देता हूं 100 साइन 100 पाई बाय टी प्लस पाई बाय 3, इस तरह से लिख रहा हूं मैं। ये हमारे ईएमएफ की वैल्यू है, वी नॉट की वैल्यू है। एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज अप्लाइड अक्रॉस द इंडक्टर, across the inductor of इंडक्टेंस, जिसकी L की वैल्यू है, इंडक्टेंस की जो L की वैल्यू है, L इक्वल, चलो कुछ भी ले लेता हूँ 2/पाई, ठीक है। L की लिख देता हूँ मैं 2/पाई। फाइंड द इंस्टेंटेनियस करंट, find the instantaneous current and IRMS। तो दो वैल्यूओं को ढूंढनी, चलो इंस्टेंटेनियस करंट ढूंढना, IRMS ढूंढना है। हमको ई की इक्वेशन दी है भाई इंडक्टर के क्रॉस, मतलब इंडक्टिव सर्किट की बात की है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। एल की वैल्यू भी हमको दी है, तो देखो यहाँ पे वी की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे वी की वैल्यू दी है 100 साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ पे इनिशियल, देखो जरूरी नहीं कि हमेशा वी नॉट साइन ओमेगा टी हो, यहाँ पे देखो इसका भी इनिशियल फेज दिया है, लेकिन हमको ध्यान क्या रखना है भाई, जो भी इसका इनिशियल फेज है ना उससे पाई बाय 2 पीछे होगा। मैं आपको समझाता हूँ, चलो। तो ये हमारी वी नॉट की वैल्यू है मैक्सिमम करंट, ये हमारी मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू है वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू कितनी है 100, तो और भाई वी नॉट की वैल्यू 100 है तो हम आई नॉट ढूंढ सकते हैं। आई नॉट क्या होगा, ध्यान से देखो, आई नॉट हो जाएगा मेरा वी नॉट बाई आर, वी नॉट बाई आर। लेकिन यहाँ पे रजिस्टर नहीं है ना, यहाँ पे इंडक्टर है, तो वी नॉट बाई एक्सएल लिखूंगा मैं। ओके, वी नॉट की वैल्यू क्या है 100, यहाँ पे एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है ओमेगा एल, तो 100/ओमेगा एल 100। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, ये हमारा ओमेगा टी होता है ना, टी के साथ जो होता है कोफिशिएंट ओमेगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, तो ये ओमेगा इक्वल टू हमारा 100 पाई है, तो 100 पाई, तो ओमेगा इक्वल टू लिखो 100 पाई इंटू एल कितना है 2/पाई, तो एल की वैल्यू होगी 2/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, आई की वैल्यू आ रही है 0.5 एम्पियर। चलो मैक्सिमम करंट की वैल्यू तुम्हारी आ गई। और देखो ध्यान से भाई, इस तरह नहीं लिख सकता भाई, करंट का वैल्यू भी यही इक्वेशन होगा, करंट का जो इक्वेशन होगा ध्यान से लिखो, आई इक्वल टू, चलो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ गई 100, 0.5 आ गई मैक्सिमम साइन, यहाँ पे ये मेरा पूरा ओमेगा है ना, इसका पूरा फेज है, तो 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2, ये लिखना बहुत जरूरी है। देखो ध्यान से, जरूरी नहीं कि भाई मतलब हमेशा पाई बाय 2 होगा, लेकिन जो भी इसका फेज हो उससे पाई बाय 2 पीछे होगा। तो इसका फेज था 100 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, तो उससे पाई बाय 2 पीछे होगा हमारा करंट। जो भी फेज होगा वोल्टेज का उससे पाई बाय 2 पीछे होगा हमारा करंट का वोल्टेज। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने लिख दी 0.5 एम्पियर, और इस तरह से हमने सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 साइन, ये क्या हो जाएगा 100 पाई टी, और पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2 कितना होगा, हो जाएगा पाई बाय 6, है ना, सॉरी माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा, क्योंकि पाई बाय 3 में से पाई बाय 2 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा। देखो ध्यान से, ये जाएगा 2 जा, ये 3 जा, 3 माइनस पाई बाय 6, तो यहाँ पे ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि आई का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0.5। आई आर एम एस भी ढूंढना है इसके अंदर, तो आई आर एम एस क्या होता है, ध्यान से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। चलो आई आर एम एस क्या होता है,
आई नॉट बाई रूट टू, यही तो होता है। तो 0.5 अपॉन रूट टू, ये इसकी वैल्यू आई आर एम एस। क्लियर है। अच्छा दूसरी बात आपको बता दूं, चलो हमको पता है कि जो आई एवरेज होता है, आई एवरेज होता है, आई आर एम एस होता है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, क्योंकि भाई करंट यहाँ पे हमेशा वेरिएबल है, तो उसका हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं जो कि हमेशा कांस्टेंट रहे, कौन सा कांस्टेंट रह रहा है। और आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, वो भी नॉर्मली कांस्टेंट होती है। लेकिन यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारा कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। ये क्यों बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो, ये क्यों बता रहा हूँ आपको। चलो आपने ये तो लिख लिया, मैंने मान लिया आपने ये लिख लिया है कि आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई एक्सएल, ये लिख लिया आपने, चलेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन एक्सएल, ये भी लिखो तो भी चलेगा। लेकिन आप ये नहीं लिख सकते आई इक्वल टू, ये दोनों राइट हैं, ये भी राइट है, ये भी राइट है, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते कि भाई आई इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल। अब बोलोगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ध्यान से देखोगे ना, आई और वी दोनों का फेज सेम नहीं है। अगर यहाँ पे देखो वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या आंसर आ रहा है, तो आई इक्वल टू लिख रहा हूँ मैं, देखो वी की वैल्यू वी नॉट साइन क्या आ रहा है 100 पाई 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3 है ना, अपॉन एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, चलो एक्सएल ही लिखो। और वी नॉट अपॉन एक्सएल को मैं आई नॉट लिख सकता हूँ, तो आई नॉट इक्वल टू आई नॉट साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, ये आ रही है मेरी वैल्यू। लेकिन हमने देखा यहाँ पे कि करंट का इक्वेशन क्या आ रहा है, माइनस पाई बाई 6 आ रहा है ना। अरे भाई वी और आई का फेज सेम नहीं है, हम डायरेक्टली दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। अल्टरनेटिंग करंट है, कोई आगे है कोई पीछे है, इंडक्टर है ना। देखो इसका फेज क्या है पाई बाई 3, इसका फेज क्या है माइनस पाई बाई 6, उससे पीछे चल रहा है ना। अगर दोनों का फेज सेम होता तो हम ये लिख सकते थे भाई, अगर दोनों का फेज सेम होता जैसे रजिस्टर के अंदर है तो हम लिख सकते थे उसको। लेकिन फेज ही सेम नहीं हो तो यहाँ पे आंसर गलत आ जाएगा कि नहीं अपना भाई। देखो आंसर क्या आ रहा है हमारा, आई नॉट साइन 100 पाई 3 प्लस पाई बाई 3, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या है 100 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। फेज दोनों का अलग है, फेज सेम नहीं, इसलिए ये हमारा जो लिखना है ये गलत है। अब ये क्यों लिख सकते हैं भाई, ये दोनों भाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना। वी नॉट क्या है मैक्सिमम वैल्यू, देखो इसका 100 है मैक्सिमम वैल्यू, आई नॉट इसका वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा 0.5 रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा 0.4 रहेगी, ठीक है 100 रहेगी। आई आर एम एस भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, आई नॉट बाई रूट 2 वो भी कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन ये जो है वेरिएबल है, ये फेज डिफरेंस के साथ इसकी कहानी आ रही है, ये नहीं लिख सकते हम। वी नॉट और आई नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। वी की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। दोनों का फेज भी चेक करना पड़ेगा हमको। अगर दोनों का फेज सेम है तब तो लिख सकते हो, लेकिन फेज सेम नहीं हो तब इसको नहीं लिख सकते। आप इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट मार के नोट कर लो। ओके, तो होप्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, तो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्लियर हो गया हो ना, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। देख लीजिए यहाँ पे कैमरा ऑन है कि नहीं भाई, नहीं तो पता चले पूरा वीडियो खत्म हो जाए और कैमरा ऑन नहीं। ठीक है, तो कैमरा ऑन है, चालू करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन कर लिया। अब देखो मैं आपको ओमेगा एल है ना उसका सिग्निफिकेंस दिखाता हूँ, उसके बाद कैपेसिटर वाला कहानी तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर वाला कहानी तो इजीली हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, हमारे एक्सएल की वैल्यू क्या आई है, एक्सएल इक्वल टू आया ओमेगा एल, और एक्सएल क्या है हमारा, एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, या तो मैंने ऐसा समझ लो कि इंडक्टर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होता है ना उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस फॉर एसी सर्किट। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे दो केस डिस्कस करूंगा, फॉर डीसी सर्किट और फॉर एसी सर्किट। ठीक है, तो एक समझो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आपको क्या पता है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी के टर्म में ओमेगा का वैल्यू क्या आता है 2 पाई एफ। आपने 2 पाई बाई टी देखा होगा ना, तो 1/t तो फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो 2 पाई एफ ये होता है मेरा ओमेगा का वैल्यू इन द टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जहाँ देखो फॉर डीसी सर्किट, डीसी सर्किट में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है,
पढ़ाई की नहीं आपने डीसी सर्किट में? भाई अभी तक हमने इसको डीसी सर्किट में क्यों डिस्कस नहीं किया? क्योंकि भाई डीसी सर्किट में हमेशा करंट कांस्टेंट होता है। उसकी जो ओमेगा होती है ना, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। उसके अंदर तो करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू 0 आती थी। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसा ऐसा कोई टर्म आता ही नहीं था। देखो लिख दो यहाँ पे, फॉर डीसी सर्किट ओमेगा इक्वल टू 0 होता है। भाई ओमेगा इक्वल टू 0 होगा तो एक्सएल इक्वल टू 0 है ना। भाई यहाँ पे एक्सएल इक्वल टू ओमेगा रखोगे, ओमेगा 0 तो एक्सएल इक्वल टू 0। एक्सएल 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, या तो बोलो इंडक्टर के क्रॉस रेजिस्टेंस होता है ना, वो 0 है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 0 फॉर डीसी सर्किट। डीसी जो तो अभी हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक पढ़ रहे थे ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आप बोलोगे ये चैप्टर नंबर 6-5 में क्यों नहीं बताया भाई? क्योंकि उसके अंदर जो है करंट कांस्टेंट होता है और ओमेगा फ्रीक्वेंसी जो कि होता है उसकी 0 होती है ना। भाई करंट क्या होता है डीसी सर्किट के लिए? इस तरह से होता है वेरिएबल। चलो भले करंट वेरिएबल हो, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी उसकी 0 होती है। फ्रीक्वेंसी उसकी 0 होती है, कांस्टेंट होगा या कुछ इक्वेशन √2 के फॉर्म में दिया हो, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट नहीं करेगा, वो सेम कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाती है उसकी? 0। इसलिए मतलब जो इंडक्टर होता है ना, इंडक्टर ये नॉर्मल अगर डीसी करंट हो तो इसको इजीली पास होने देता है। क्या? विल अलाउ डीसी करंट टू पास। क्योंकि क्या भाई रेजिस्टेंस 0 है ना। सोचो किसी रास्ते में करंट का रेजिस्टेंस 0 है तो करंट इजीली पास कर जाएगा ना पूरा, है ना। करंट तो चाहता है भाई कम से कम रेजिस्टेंस हो, तो डीसी करंट के लिए रेजिस्टेंस 0 रेजिस्टेंस पास करता है, तो करंट इजीली यहाँ से पास कर सकता है। लेकिन भाई एसी सर्किट में एक केस होता है जो कि होता है फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। एक केस डिस्कस कर रहा हूँ फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। ओमेगा वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। उससे अगर एक्सएल का फॉर्मूला लिखूँ ओमेगा एल, तो हमारा एक्सएल की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी। मतलब क्या है कि वेरी हाई रिएक्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। बस सोचो एसी करंट के अंदर मैंने ऐसा कोई करंट ले लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो उस केस में इंडक्टर वो जो एसी करंट है उसको पास होने नहीं देगा। मतलब यहाँ पे फॉर हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर जो है ना, ये एसी करंट को ब्लॉक कर लेगा। क्या करेगा? ब्लॉक। ठीक है, एसी करंट को ब्लॉक कर लेगा। किस केस में? अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो। अगर फ्रीक्वेंसी कम भी होगी तो भी एसी करंट को ब्लॉक करेगा, लेकिन टोटली ब्लॉक नहीं करेगा। मतलब कुछ देखो यहाँ पे ओमेगा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा और उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, लेकिन टोटली इसको ब्लॉक नहीं करेगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो गई तो देखो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गई। रेजिस्टेंस इन्फिनिटी मतलब करंट 0, आई इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल। रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया मतलब क्या है? करंट 0 यहाँ पे। तो पूरा देखो ध्यान से, तो एसी करंट को जो है ब्लॉक करेगा, लेकिन इन्फिनिटी रेजिस्टेंस हो, करंट 0 मतलब यहाँ पे कोई करंट पास नहीं करेगा। तो एसी करंट को पास नहीं होने देता और रोकता है, लेकिन डीसी करंट को तो नॉर्मली पूरा पास होने देता है, क्योंकि डीसी करंट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। एसी करंट को हमेशा रोकता है, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो टोटली रोक देगा। रोकेगा तो हमेशा ही, क्योंकि हमेशा एसी करंट होता है उसका हमेशा कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी तो होती ही है। ओके, क्योंकि अल्टरनेटिंग है ना, तो फ्रीक्वेंसी तो होगी ही। क्लियर है? इसलिए ये कहानी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर जे एडवांस वाले क्वेश्चन पूछते हैं, इसको आप 5 स्टार पॉइंट नोट कर लो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आज का हम लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं, जो कि होता है भाई, अच्छा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हो भाई, फ्रीक्वेंसी और ग्राफ ड्रॉ कर लेते हो। क्या होता है? एक्सएल और उसका ग्राफ। एक्सएल का होता है ओमेगा एल, तो एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एफ एल। तो देखो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ आ रहा है ना। तो अगर एक्सएल और एफ का ग्राफ ड्रॉ करूँ इस तरह से, तो मतलब इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे एक्सएल बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वैसे वैसे रिएक्टेंस बढ़ेगा। तो इस तरह से उसका ग्राफ होता है। रेजिस्टेंस के केस में भाई, रेजिस्टेंस केस में क्या होता है? मान लो रेजिस्टेंस है और ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, तो रेजिस्टेंस के फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो रेजिस्टेंस हमेशा
इस तरह से रहेगा। क्लियर है? ये रेजिस्टेंस का ग्राफ होता है और वो होता है इंडक्टेंस का ग्राफ। तो आगे बढ़ते हैं, हम लास्ट केस डिस्कस करते हैं जो कि होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर वाली सर्किट हो तो क्या होता है, उसके अंदर कहानी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट केस डिस्कस करते हैं फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, मतलब सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर लगा हो, ऐसी सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा। इसकी कहानी भी देख लो आप। बाद में क्या होता है कि सब कहानी मिलके एक क्वेश्चन आते हैं, और हम अगला लेक्चर होगा ना उसके अंदर सबका कॉम्बिनेशन करेंगे। इसलिए आज का लेक्चर देखा वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। आज के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, देखो रिएक्टेंस वर्ड है, रेजिस्टेंस वर्ड है, ये सब रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं। जैसे कि आगे पढ़ोगे ना, जब आप कॉम्बिनेशन पढ़ोगे एक्सेल मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कॉम्बिनेशन, तो उसके अंदर एक टर्म आएगा इम्पीडेंस, तो भी एक रेजिस्टेंस का टर्म होता है भाई। कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ पड़ गया ना। वैसे जैसे इम्पीडेंस हो गया, एक और भी टर्म होते हैं, एडमिटेंस होता है जो कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ठीक है, रिएक्टेंस का उल्टा होता है, उस तरह से और भी टर्म्स होते हैं, आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो ये सब ध्यान रखो कि इसका यूनिट जो होता है ओम ही होता है। क्लियर? तो मान लो हमारा कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर के अंदर हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं, तो मान लेते हैं कि इंस्टेंट पे करंट यहाँ पर है, करंट की वैल्यू हमको ढूंढनी है। चार्ज फ्लो करता है इसके अंदर, मान लो एक इंस्टेंट है जिसमें करंट इस तरह से है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, इस तरह से करंट फ्लो करेगा। ऐसे एक इंस्टेंट मान लेते हैं, और इसके अंदर भी हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे। ठीक है, मान के रहे हैं कि एट एनी इंस्टेंट द चार्ज, इसके अंदर चार्ज की कहानी होती है ना, चार्ज फ्लोइंग इस, चलो थ्रू नहीं, इस क्यू। तो चार्ज की वैल्यू लिखेंगे, मतलब करंट के टर्म में करंट हम फाइंड कर। चलो यहाँ पे अभी चार्ज डोनेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको पता है भाई इसका वोल्टेज Q बाई C होता है। हम तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे, यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो हो जाएगा ये V हो गया, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इसका फ्रीक्वेंसी इसी सोर्स की, तो हो जाएगा समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0। सबके अंदर यही कहानी होती है। ठीक है, तो हो जाएगा V माइनस Q बाई C इक्वल टू हो जाएगा 0 बाई V माइनस Q बाई C। इसका वोल्टेज क्या होता है, Q बाई C इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकता हूँ Q इक्वल टू C V, ये लिख सकता हूँ ना। देखो Q इस तरफ हो जाए Q बाई C, ऊपर आ गया Q इक्वल टू C V हो गया। लेकिन भाई ये जो चार्ज है क्या होता है, चार्ज, अब चार्ज से अगर बिकॉज यहाँ पे चार्ज जो है बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, तो चार्ज वेरिएबल हो तो हमको करंट ढूंढना हो तो I इक्वल टू क्या होते हैं, Q इक्वल टू लिखते हैं इंटीग्रल I dt। ठीक है, ये तो तब लिखते हैं जब करंट वेरिएबल हो, लेकिन अगर चार्ज वेरिएबल हो तो हम लिखते हैं I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्या लिखेंगे हम, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। बात क्लियर है? तो इसी क्वेश्चन को हम फर्दर अब करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो Q इक्वल टू C, V क्यों लिखूंगा, V नॉट साइन ओमेगा टी, V क्यों लिखूंगा V नॉट साइन ओमेगा टी, और डी क्यू बाई डी टी करूँगा तो हमको करंट मिल जाएगा। तो मैं डी क्यू बाई डी टी कर देता हूँ यहाँ पे, ये होगा डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, देखो ध्यान से, C और V नॉट तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, साइन ओमेगा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, इंटीग्रेशन नहीं। ओके, और इंटू एक ओमेगा भी आएगा बाहर। ओके, इंटू एक ओमेगा भी आएगा। ओके, चलो ओमेगा को आगे लिख देता हूँ मैं, तो इस तरह से होगा C V नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होगा। सबके अंदर हम चाहते हैं करंट का इक्वेशन आ जाए, तो इसके अंदर करंट का इक्वेशन क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी हो गया I इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है, ओमेगा V इंटू सी नॉट। तो देखो C ओमेगा V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे ये तीनों कांस्टेंट है ना, इसको हम I नॉट बोलेंगे।
भाई जो भी कांस्टेंट होता है, बिकॉज सब कांस्टेंट है यहाँ पे, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी, वी नॉट सब कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, आई नॉट। तो आई इक्वल टू आई नॉट कॉस, ओके, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसकी भी कहानी समझ लेते हैं, आई नॉट की भी कहानी समझ लेते हैं थोड़ी बहुत। जो आई नॉट की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे देखो, सी ओमेगा इंटू वी नॉट आ रही है। अच्छा, इसके अंदर भी हम ऐसा चाहते हैं कि ये भी कुछ वी नॉट अपॉन आर के टर्म में आ जाए, जैसे इंडक्टर में आ गया कि वी नॉट अपॉन एक्सएल, जैसे करंट में आ गया वी नॉट अपॉन आर। तो मैं चाहता हूँ ये भी कुछ वी नॉट अपॉन आर के टर्म में आ जाए, लेकिन ये तो न्यूमरेटर में है, तो किस तरह से सेट करेंगे इसको, देखो ध्यान से। इस तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको, आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकता हूँ मैं। ये लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ पहले भाई। देखो सी ओमेगा वी नॉट है, तो वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ये तो ऊपर आके वही हो जाएगा ना। तो इसको मैं इस तरह से इसलिए लिख रहा हूँ कि भाई वी नॉट अपॉन कुछ के टर्म में आ जाए। तो यहाँ पे ये जो टर्म होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं एक्स सी, जो कि होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जैसे इंडक्टर में था इंडक्टिव रिएक्टेंस, वैसे एक्स सी है कैपेसिटिव रिएक्शन। और एक्स सी की जो वैल्यू है वो होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। क्या होती है, 1 अपॉन ओमेगा। और सी इसका यूनिट जो होगा वो तो ओम ही होगा, पता ही होगा आपको भाई। ये रेजिस्टेंस जैसा है, इसका यूनिट भी क्या होगा, ओम। तो एक्स सी की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन ओमेगा सी। कैपेसिटिव रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक नाम है रिएक्टेंस, मुझको रेजिस्टेंस से समझना आप। तो इसके एक्सी की वैल्यू क्या आ रही है, एक्सी की वैल्यू आती है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये इक्वेशन है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी नॉट अपॉन एक्स सी लिख सकता हूँ, वी नॉट अपॉन एक्स सी, ओके। तो देखो ध्यान से, वी नॉट अपॉन आर जैसा कुछ टर्म आ गया, और इसलिए हम इसको इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब जो एक्स सी है इसका सिग्निफिकेशन भी आगे देखते हैं, एक्स सी है इसका सिग्निफिकेंस हम आगे देखते हैं, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं भाई क्या होता है कहानी आगे। तो देखो ध्यान से, हमारा इक्वेशन क्या है, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इसको रफ करता हूँ मैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इसका फेजर ड्रॉ कर लेते हैं, तो समझ पड़ जाएगा आपको कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, क्या हो रहा है। लैग मतलब होता है कि पीछे है, लीड मतलब होता है आगे। जैसा आपने टेस्ट मैच देखा होगा, उसके अंदर बोलते हैं कि भाई लैग है, लीड है। लीड मतलब इंडिया लीड कर रही है ऑस्ट्रेलिया को, तो लीड मतलब होती है आगे, और लैग मतलब होता है पीछे। क्लियर है। तो ग्राफ ड्रॉ करें इसका, जैसे वेव ग्राफ ड्रॉ करें। हमारा देखो ध्यान से, एक मिनट, हमारा इक्वेशन क्या है देखो ध्यान से, आई इक्वल टू है देखो सी ओमेगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इसको लिख सकता हूं मैं, आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, और आई इक्वल टू लिख सकता हूं मैं वी नॉट अपॉन एक्स सी इंटू कॉस ओमेगा टी, और लिखता हूँ आई इक्वल टू, ये टर्म को लिख दूंगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब भाई ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमको ये करंट है ना, इसको वोल्टेज देखो, वी का ग्राफ क्या है, वी का इक्वेशन क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब चाहते हैं कि भाई करंट है ना, ये भी कुछ साइन के टर्म में आ जाए, लेकिन देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। तो मैंने आपको बताया जब कॉस पॉजिटिव होगा ना, तो आपको साइन π/2 प्लस थीटा लेना है, जिससे क्या है कि यहाँ पे कुछ इस तरह का टर्म आ जाए कि बाहर भी नेगेटिव ना रहे और अंदर भी ओमेगा टी का टर्म जो हो जाए पॉजिटिव हो जाए, अंदर भी ओमेगा टी का टर्म पॉजिटिव हो जाए। इसलिए इसको मैं लिखूंगा, देखो साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, लेकिन 90 माइनस थीटा नहीं लिखना चाहता इसके अंदर, मैं ओमेगा टी हमेशा पॉजिटिव चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस, देखो अगर π/2 माइनस ओमेगा टी लिख देता तो ओमेगा टी नेगेटिव हो जाता, इसलिए यहाँ पे मैं π/2 प्लस ओमेगा टी लिख रहा हूँ, ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस π/2। अगर मैं π/2 माइनस ओमेगा टी लिखता ना तो ओमेगा टी नेगेटिव हो जाता है, और हमको कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है भाई, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी इसके अंदर पॉजिटिव है, इसके अंदर नेगेटिव है, तो कंपेयर किस तरह करते हैं। तो कंपैरिजन के लिए हमने यहाँ पर π/2 प्लस ओमेगा टी लिखा है। ये हमारा आता है करंट का इक्वेशन।
तो आप ध्यान से देखो, बताओ इसका फेस क्या है ओमेगा टी, इसका फेस क्या ओमेगा टी प्लस π/2। इसका मतलब इस बार करंट आगे है कितना π/2। तो कैपेसिटर केस में करंट लीड करता है, इंडक्टर केस में करंट लैग करता है, कैपेसिटर केस में करंट लीड करता है, वोल्टेज से आगे है कितना बाय π/2। ग्राफ ड्रॉ करें तो समझ पड़ेगा आपको। देखो ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है, ओके। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो हम ड्रॉ करेंगे। पहले तो हम ड्रॉ करेंगे v = v0, ओके। देखो ध्यान से, v = v0 sin ओमेगा टी जो कि 0 है। इसका इक्वेशन, इसका ग्राफ तो ऐसे ही आएगा। तो इसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। इसकी ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इसका v0, सॉरी माइनस v0 है, यहाँ पे हो गया v0, ओके क्लियर। अब हमको ड्रॉ करना आई का ग्राफ। ध्यान से देखो, आई का ग्राफ जो है ना टी को देखो कुछ ना कुछ लीड कर रहा है। तो चेक कैसे करेंगे, आप t = 0 पर पुट कर दो। t = 0 पर क्या होगा, i = हो रहा है I0, ये तो 0 हो गया, हो रहा है cos π/2। अच्छा यहाँ पे, यहाँ पे चेंज करिए, साइन आ जाएगा यार। यहाँ पे क्या आपने मिस्टेक पॉइंट आउट कर ही लिया होगा, आई थिंक सो। यहाँ पे क्या आ गया साइन, छोटी छोटी मिस्टेक। तो यहाँ पे साइन आ जाएगा π/2। यहाँ पे आई की वैल्यू आ रही है I0, मतलब क्या है कि पॉजिटिव में आई की वैल्यू आ रही है I0। अच्छा इस बार ध्यान रखना कि जो I0 होगी ना वो V0 से बड़ा होगा। क्यों मान रहा हूँ कि भाई देखो I0 की वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से देखो I0 की जो वैल्यू आ रही है वो C ओमेगा V0 आ रही है। देखो V0 में कुछ ना कुछ क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, ओके। V0 में कुछ ना कुछ क्वांटिटी मल्टीप्लाई, मान रहा हूँ कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव होंगी, तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है ना। इस बार जो है I0 है ग्रेटर देन V0 है। तो ग्राफ में देखो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमको। अगर ये V0 का ग्राफ है ना तो I0 ग्राफ इसे थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये मेरा, देखो एक ग्राफ में चेंजेस करते हैं हम थोड़ा सा, V0 थोड़ा छोटा ड्रॉ करते हैं हम। तो मान लो मेरा V0 का ग्राफ छोटा सा है, थोड़ा सा मेरा V0 ग्राफ है, ये इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये -V0 और ये इसका +V0। तो जो I0 का ग्राफ होगा, पहली बात तो ये कि I0 की वैल्यू V0 से बड़ी है तो I0 का ग्राफ होगा थोड़ा बड़ा आएगा। और दूसरी बात I0 जो है ना, देखो t = 0 पर I = I0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आएगा वो वैल्यू पॉजिटिव में मैक्सिमम, t = 0 पर करंट मैक्सिमम है और उसके बाद करंट जो है अपना ग्राफ इस तरह से वेरिएशन करना शुरू करेगा। क्लियर है, यहाँ पे ग्राफ जो है हमने बराबर ड्रॉ किया है ना। बात क्लियर है। जैसे मान लो मेरा पाई है और मेरा 2 पाई, तो देखो ध्यान से भाई t = 0 पर हमारा करंट जो है मैक्सिमम है, जो कि है I0। करंट देखो मैक्सिमम है और t = ये मैक्सिमम करंट है, ओके। इस तरह का ग्राफ आ रहा है, क्लियर है। तो इस बार देखोगे ध्यान से, पहली बात तो देखो इसकी एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वोल्टेज से ज़्यादा है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि देखो ध्यान से, इस बार करंट का देखो मैक्सिमम पहले आ रहा है, देखो यहाँ पे करंट का मैक्सिमम है, उसके बाद वोल्टेज का मैक्सिमम आ रहा है। पहले करंट का मैक्सिमम आया फिर वोल्टेज का मैक्सिमम आ रहा है, मतलब इस बार क्या है करंट का मैक्सिमम पहले आ रहा है, तो करंट जो है लीड कर रहा है। तो इसके इसमें क्या होता है, करंट लीड्स वोल्टेज बाई π/2। कितने से, π/2 से, π/2 से लीड कर रहा है ना, क्योंकि प्लस π/2 है। देखो ओमेगा टी प्लस π/2 है, तो करंट जो है वोल्टेज से लीड कर रहा है π/2। इतनी बात क्लियर है। कितने से लीड कर रहा है, बाई π/2 से। इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ किया जाए तो किस तरह से आएगा फेजर, करंट का इक्वेशन हमको पता चल ही गया है। तो यहाँ पे फेजर ड्रॉ कर देता हूँ मैं।
आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस मतलब उससे आगे हैं। तो ये रहा देखो मेरा फेजर, ओके, ये मेरा एक्स एक्सिस, मेरा वाई एक्सिस। मान लो यहाँ पे देखो मैं वी नॉट ड्रॉ किया, ये वी नॉट, क्योंकि इससे ओमेगा टी है। तो करंट क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब ओमेगा टी से भी और आगे, ओमेगा टी और उसमें पाई बाई टू और ऐड करो, ये मेरा होगा आई नॉट। और इस बार देखो मैं आई नॉट का डंडा जो है वी नॉट से ज़्यादा बड़ा बना रहा हूँ, क्योंकि आई नॉट की वैल्यू जो है ज़्यादा है, क्योंकि उससे देखो वी नॉट से ज़्यादा है, ठीक है। और कितना ज़्यादा है देखो ध्यान से, आई नॉट की वैल्यू सी ओमेगा वी नॉट है ना, मतलब वी नॉट से कुछ बड़ी होगी, तो आई नॉट ये। और देखो कितना आगे है इससे, पाई बाई टू आगे, मतलब देखो करंट लीड कर रहा है। देखो पहले करंट इस तरह से घूमेगा, फिर उसके पीछे वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, पहले आगे करंट है, वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। ये तो हो गया हमारा फेजर डायग्राम, ये हमारा फेजर डायग्राम है। और सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करूं, सिंपल तरीके से, तो इस तरह हमेशा, ये तो मैं करंट हमेशा बनाता हूँ, ये करंट है और वोल्टेज इससे पीछे है। देखो करंट लीड कर रहा है ना, कितना से वोल्टेज से, देखो करंट जो है वोल्टेज से आगे है, तो सिंपल तरीके से उसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे अगले लेक्चर में काम आएगा, ओके। ये सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। देखो ध्यान से, क्यों करंट लीड कर रहा है, तो करंट देखो आगे है। इंडक्टर में कैसे ड्रॉ किया था, ये करंट, ये वोल्टेज आगे था इंडक्टर में, और इसमें करंट आगे, तो इस तरह से मैंने इसको बना दिया, वोल्टेज को नीचे बना दिया, ओके। बात क्लियर है। हमेशा यहाँ पे एक्स एक्सिस में करंट बनाएंगे और इस तरह से हम वोल्टेज का वेरिएशन ड्रॉ करेंगे। इसका हो गया फेजर, ओके। अब लास्ट में हम ओमेगा सी होता है ना, उसका हम सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं, और उसके बाद हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं। जैसे हमने ओमेगा एल का सिग्निफिकेंस समझा, हम ओमेगा सी का सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। क्या होता है भाई ओमेगा सी? तो यहाँ पे देखो एक्स सी की वैल्यू, जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/ओमेगा सी, और एक्स सी क्या है हमारा, एक्स इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो फिर से फॉर डीसी सर्किट, डीसी सर्किट में क्या होता है भाई, डीसी सर्किट मतलब कांस्टेंट करंट वाला होता है, उसके अंदर ओमेगा हमेशा 0 होता है, इसके अंदर ओमेगा होता है 0। तो ओमेगा 0 होगा, इस बार क्या होगा, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना। डीसी सर्किट में क्या होगा, ओमेगा 0 हो गया, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो एक्सी की वैल्यू इस बार आ जाएगी, वो क्या आएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। मतलब वेरी हाई रेजिस्टेंस, इन्फानाइट रेजिस्टेंस, ऐसे लिख दो, इन्फानाइट रेजिस्टेंस टू डीसी करंट। अच्छा आपने पता है, आपने जब आरसी सर्किट पढ़ा होगा ना, आरसी सर्किट, तब ने देखा था जब जो है कि कैपेसिटर केस में, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, उस समय करंट जो है कैपेसिटर के अंदर पास होता नहीं है, क्योंकि भाई जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है ना, तो कैपेसिटर जो है उसको हम ब्रेक सर्किट बना देते हैं। पता है ब्रेक सर्किट, स्टेडी स्टेट में हम ये जो कैपेसिटर होता है इसको हम इस तरह से ब्रेक सर्किट की तरह रिप्रेजेंट करते थे हम लोग। इसका मतलब क्या हो रहा था, स्टेडी स्टेट में इसके अंदर कोई करंट पास नहीं हो रहा था। वही देखो यहाँ पे वही कहानी है इसके अंदर, भाई डीसी करंट होता है, और ये करंट कांस्टेंट क्यों होती है, जब करंट चेंज कर रहा होता है तब नहीं। डीसी सर्किट में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट कब होता है, जब मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाता है, तो मैक्सिमम वैल्यू पे हम उसको ब्रेक सर्किट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। वही देखो यहाँ पे है कि डीसी मतलब एक कैपेसिटर होता है ना, ये डीसी करंट को पास नहीं होने देता, ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है, ब्लॉक। भाई क्यों, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 है, तो पास नहीं होने देता। देखो जहाँ से डीसी करंट यहाँ पे आया, उसको यहाँ पे इसने रोक दिया। लेकिन एसी करंट में क्या होगा, फॉर एसी करंट मान लो फॉर हाई फ्रीक्वेंसी बात करूं, हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, मान लो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करूं मैं, उसके में क्या होगा, एक्स सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसी करंट को इजीली पास करने दे रहा है वो, मतलब जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना उतना ज़्यादा इजीली पास करने देगा। कम फ्रीक्वेंसी होगी तो रेजिस्टेंस थोड़ा लगाएगा, लेकिन जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी एक्सी की वैल्यू कम आएगी, उतना रेजिस्टेंस कम, और उतना इजीली पास करने देगा। तो कैपेसिटर के अंदर इस तरह से आप याद रख सकते हो
कि एसी करंट का वो इस तरह से वो एसी करंट यहाँ पे आके निकल जाता है, लेकिन डीसी करंट यहाँ पे आके अटक जाता है। ओके, तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हो, एसी करंट जो है यहाँ से आके इस तरह से निकल जाएगा कूद के, लेकिन एसी करंट डीसी करंट तो सामने से आएगा, वो अटक जाएगा। इसी याद रखने का तरीका है। लेकिन आप समझ गए हो कि एसी करंट को ये पास होने देता है, लेकिन डीसी करंट को ये पास नहीं होने देता। अब कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं भाई बल्ब लगा देंगे, उसके अंदर एसी सोर्स डालेंगे, डीसी सोर्स करेंगे, तो अब उसके अंदर कैपेसिटर लगा देंगे, तो बोलेंगे ये एसी सोर्स से लाइट होगा कि डीसी सोर्स है। तो उस तरह से आप आंसर कर सकते हो कि एसी, अगर उसमें डीसी करंट दिया होगा और ये लगाया होगा तब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, लेकिन जब एसी सोर्स दिया हो और कैपेसिटर लगाया हो तब बल्ब ग्लो कर जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि भाई एसी करंट के लिए ओमेगा इन्फिनिटी होगा और एक्सी 0 हो जाएगा, और इस तरह से उसका ग्राफ आएगा। ओवरऑल समराइज करने के लिए बता दूं तो भाई करंट के लिए ग्राफ क्या होता है, करंट में वी और आई नॉट दोनों कांस्टेंट होते हैं। आई इक्वल टू और वी का दोनों का इक्वेशन सेम आता है, आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी और वी नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर के लिए क्या होता है कि करंट जो है वो लैग करता है वोल्टेज के बिहाइंड, और करंट का इक्वेशन आता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ओके, और कैपेसिटर केस में क्या होता है, करंट लीड करता है π/2 से, उसका इक्वेशन क्या होता है ओमेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। एक्सएल की वैल्यू होती है 1/ओमेगा ओमेगा एल, और एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। इसका लास्ट होता है कि भाई इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो एक्सी और फ्रीक्वेंसी का, ये है एक्सी और ये है फ्रीक्वेंसी। तो भाई क्या होगा, एक्सी इक्वल टू 1/2πfc, क्योंकि 1/ओमेगा सी है, तो एक्सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इसका इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। क्लियर है? देखो रजिस्टर की इसमें देखो, रजिस्टर सबका ड्रॉ कर दूँ तो सबका, तो रजिस्टर केस में ये था, इंडक्टर केस में ये था, और कैपेसिटर केस में ये है। इस तरह से ग्राफ आता है। तो दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ पड़ा होगा। आज का कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारा नेक्स्ट लेक्चर सीखने के लिए। तो आज का लेक्चर जरूर से पूरा अच्छे से रिवाइज करके आना नेक्स्ट लेक्चर देखने में, तो आपको उसको लेक्चर में और मजा आएगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।